नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, और इस सभ्यता में लास्ट क्लास में मैंने आपको उसके राजधानी के बारे में बताया और सिटी प्लानिंग या नगर नियोजन के बारे में बताया। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे प्लान टाउन के बारे में, या नगर बनाए कैसे जाते थे, कैसा रहता था उसका रूप रंग, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे। पहले उसको आंसर करें, फिर हम क्लास आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये है आपके 3 महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल पूछा है, एकमात्र स्थल जहां से अलंकृत ईंटें मिले। ध्यान देंगे, आपसे पूछा है अलंकृत ईंटें। अगर आपने लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको सिटी प्लानिंग में कई सारी बातें बताई कि गोल ईंटें कहाँ से मिले हैं, अलंकृत ईंटें कहाँ से मिले हैं, मकान जो बनाए जाते थे वो पक्की ईंटें के बनाए जाते थे, उसका अनुपात क्या था। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में बताया है, लिख कर भी बताया है और समझाया भी है। ठीक है। अगर हम अलंकृत ईंटें की बात करें, जी अलंकृत ईंटें, तो मैंने लाइन बाय लाइन करके बताया था, जिसमें आपको ये भी बताया गया था कि गोल ईंटा आपको चनुदारों से मिलता है, अलंकृत ईंटें आपको काली बंगा से मिलता है। ध्यान देंगे, अलंकृत ईंटें हमें कहाँ से मिलती है, काली बंगा से। तो पहला सवाल का आंसर होगा काली बंगा, जहाँ से हमें अलंकृत ईंटें मिलते हैं। दूसरा सवाल है, जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है। जुड़वा राजधानी कैपिटल के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ मैंने आपको बताया कि जो हमारा सिंधु घाटी था उसका 2 एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हुआ करता था और एक कमर्शियल कैपिटल हुआ करता था। 2 एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल को ही हम जुड़वा राजधानी कहते थे या ट्विन कैपिटल कहते थे, और ये था हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ही जुड़वा राजधानी कहते थे। पहला ही ऑप्शन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ही ट्विन कैपिटल या जुड़वा राजधानी कहते हैं। और कमर्शियल कैपिटल भी मैंने आपको बताया था। कमर्शियल कैपिटल दैट मीन वाणिज्यिक राजधानी, जिसे हम लोथल को मानते हैं, जिसे बंदरगाह कहा जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बेसिक सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, पक्की ईंटें का अनुपात क्या था। ये भी बहुत ज़बरदस्त सवाल है। बहुत सारे बच्चे ने इसको हल्के में लिया होगा, पर याद रखना, ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने के लिए हमको छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना होता है। ये कितना सिंपल सा मैथ जैसा सवाल है कि अनुपात क्या था। अनुपात मतलब हो जाता है आपका रेशियो। ठीक है मेरे भाई, रेशियो। तो रेशियो क्या था, पक्की ईंटें के मकान बनाए जाते थे तो उसका रेशियो क्या था, अनुपात क्या था। अगर आपने देखा हो ध्यान से तो मैंने लिखकर भी बताया था 4:2:1, 4:2:1। मैंने एक एग्जाम्पल लेकर भी बताया था, एक ऐसे कीबोर्ड बॉक्स लेकर बताया था कि 4 लंबाई रहता है, 2 मोटाई रहता है, 1 ऊंचाई रहता है कि नहीं। तो कहाँ है 4:2:1, जी लास्ट ऑप्शन है आपका। 4:2:1 के अनुपात में ही पक्की ईंटें बनाए जाते थे। ध्यान देंगे, पक्की ईंटें। तो आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। उन बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा जिन्होंने पिछले लेक्चर को अटेंड किया हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लान टाउन के बारे में। हेडिंग लगाएं प्लान टाउन।
प्लान टाउन, इसका क्या मतलब है? प्लान टाउन का मतलब होता है कि जो भी हमारा सिंधु घाटी में स्थल में जो भी नगर हुआ करते थे या जो शहर हुआ करती थी, उसका बनावट कैसा था, बनाया कैसे जाता था, दिखने में कैसा लगता था। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर हम प्लान टाउन की बात करें तो ये दो तरह का हुआ करता था। एक को हम वेस्टर्न माउंट कहते थे और दूसरे को ईस्टर्न माउंट कहते थे। हिंदी में पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला। अगर हम पश्चिमी टीला की बात करें, वेस्टर्न माउंट की बात करें, तो ये अधिक ऊंचाई पे हुआ करता था, थोड़ा ज़्यादा हाइट पे हुआ करता था। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। अगर हम ईस्टर्न माउंट की बात करें, पूर्वी टीला की बात करें, तो ये कम ऊंचाई पे हुआ करता था एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न माउंट। ठीक है, तो पहले इतना लिखें, जो भी आपका प्लान टाउन है वो दो तरह का हुआ करता था। आई थिंक यहाँ पे गाना, एक सॉन्ग बज रहा है, लगन का टाइम है, क्या कर सकते हैं। चलिए, वेस्टर्न माउंट, जिसे हिंदी में पश्चिमी टीला कहा जाता था, वेस्टर्न माउंट। और दूसरा है हमारा ईस्टर्न माउंट, जिसे हम पूर्वी टीला कहते थे। और मैंने आपको बताया कि जो हमारा वेस्टर्न माउंट होता था वो अधिक ऊंचाई पे हुआ करता था, थोड़ा ज़्यादा हाइट पे हुआ करता था। तो इसमें लिखेंगे, ये जो था हमारा अधिक ऊंचाई पे हुआ करता था। और यदि हम पूर्वी टीला की बात करें तो ये कम ऊंचाई पर हुआ करता था। ठीक है, पश्चिमी टीला अधिक ऊंचाई पे, जबकि पूर्वी टीला कम ऊंचाई पे। ऐसा कहा जाता है कि जो भी आपका वेस्टर्न माउंट है उसमें दुर्ग हुआ करते थे, इसलिए हम इसे दुर्ग किला भी कहते थे। दुर्ग का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दुर्ग? एक मिनट थोड़ा रुकेंगे, तो बार बार यहाँ साउंड आ रहा है, तो शायद आई थिंक आपको थोड़ा हियरिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं 2 मिनट रुकूँ। हाँ जी, तो जो भी आपका वेस्टर्न माउंट हुआ करता था, पश्चिमी टीला हुआ करता था, उसमें दुर्ग हुआ करता था, इसलिए हम इसे दुर्ग टीला कहते थे। अगर हम पूर्वी टीला की बात करें तो उसे निचला शहर कहा जाता था या नगर टीला कहा जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दुर्ग हुआ करता था इसलिए हम दुर्ग टीला कहते थे, तो दुर्ग का क्या मतलब होता है? ध्यान से समझेंगे। दुर्ग का मतलब होता है एक पत्थर का दीवार, चौड़ी चौड़ी मोटी मोटी दीवार, जिससे क्या किया जाता था, एक लोकेशन को, एक एरिया को घेर दिया जाता था। और उसी जो मोटा मोटा दीवार है पत्थर का, उसी को टीला कहा जाता था। ठीक है, उसके अंदर एक जगह रहता था जिसमें लोग रहा करते थे, और उसमें रहता कौन था? पुरोहित वर्ग के लोग रहा करते थे। तो पश्चिमी टीला में, वेस्टर्न माउंट में पुरोहित वर्ग के लोग रहा करते थे, जबकि ईस्टर्न माउंट यानी कि पूर्वी टीला में आपके जो नॉर्मल हो गए, जैसे आम जनता हो गए, शिल्पकार हो गए, कर्मचारी हो गए, ये सब रहते थे ईस्टर्न माउंट में। तो ये पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट क्या होगा कि इसमें दुर्ग हुआ करता था। दुर्ग हुआ करता था इसलिए हम इसे दुर्ग टीला कहते थे, जबकि इसमें दुर्ग नहीं होता था तो इसे हम निचला शहर कहते थे या नगर टीला कहते थे। इसे निचला शहर कहते थे, या आप इसे
नगर टीला भी कह सकते हैं। कौन रहता था इसमें? इसमें रहते थे पुरोहित वर्ग के लोग। पुरोहित अब जानते हैं जिसे पृष्ठ कहा जाता है। और इसमें साधारण, जैसे आप कह सकते हैं कि आम जनता के साथ साथ कर्मचारी हो गए, शिल्पकार हो गए, ये सब रहा करते थे। तो ये है आपके प्लान टाउन के बारे में, ऐसा बनावट हुआ करता था। और एक और चीज़ की, ये दोनों जो वेस्टर्न माउंड है और ईस्टर्न माउंड है, ये धार्मिक स्थल भी हुआ करते थे, धार्मिक अनुष्ठान भी हुआ करते थे। ठीक है, तो नोट करेंगे। और अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में या वास्तुकला के बारे में। हेडिंग लगाए आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर या वास्तुकला। आर्किटेक्चर या वास्तुकला, इसमें क्या है? हम जानते हैं कि जो सिंधु घाटी है वो दो चीज़ों के लिए फेमस है। पहला ड्रेनेज सिस्टम के लिए और दूसरा सिटी प्लानिंग के लिए। तो हम जानते हैं कि हर घर में ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, जल निकासी प्रणाली हुआ करता था। और मैंने आपको बताया कि जो भी नालियाँ बनाया जाता था, उस नालियों को ईंट से ढक दिया जाता था, ये तो मैंने बताया है। और नालियाँ बनाने के लिए हम फन्नीदार ईंटें का इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया है। अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि इस स्थल के हर घर में ध्यान देंगे, मोहनजोदड़ो के स्थल में जितने भी मकान हुआ करते थे, हर मकान में एक कुआं, एक किचन, एक बाथरूम और आंगन मिला करता था। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो यही है आर्किटेक्चर के बारे में। वास्तुकला के बारे में, जिसमें क्या कहा जाता था, एवरी हाउस, आप लिखेंगे फाउंड ड्रेनेज सिस्टम, मतलब सभी घरों में ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, जल निकासी प्रणाली हुआ करता था। अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें, तो मैंने आपको बताया वेल, किचन, बाथरूम और एक आंगन, तो हालांकि नंबर में नहीं होता, आंगन, ये सारी चीज़ें फाउंड इन एवरी हाउस। ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोहनजोदड़ो के हर मकान में एक कुआं, एक किचन, एक बाथरूम और आंगन पाया जाता था। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो अगला हेडिंग लगाएं एग्रीकल्चर, जिसे आप हिंदी में कृषि कहते हैं। हाँ जी, एग्रीकल्चर
जैसा कि आप जानते हैं कि इस सभ्यता का जो सबसे मेन क्रॉप हुआ करता था या जो सबसे महत्वपूर्ण फसल हुआ करता था वो बार्ले और वीट हुआ करता था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब हम नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण युग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा जो सबसे पहले खेती किया गया था वो बार्ले का किया गया था, उसके बाद वीट और उसके बाद कॉटन। तो जाहिर की बात है कि बार्ले और वीट क्या है, फेमस या मेन क्रॉप्स है इस सभ्यता का। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट क्या लिखेंगे, फेमस या मेन क्रॉप्स। ये मैंने बात तो नियोलिथिक पीरियड के टाइम पे बताया है। ठीक है, तो फेमस या मेन क्रॉप में आपका आ जाता है बार्ले एंड वीट। बार्ले को हिंदी में कहते हैं जौ, आपने देखा होगा। वीट तो हर किसी ने देखा है भाई, गेहूँ जिसे आप बनाकर रोटी खाते हैं। तो फेमस या मेन क्रॉप्स माना जाता है बार्ले और वीट को। इसके अलावा हमें चावल के खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं, चावल के खेती के साक्ष्य। ठीक है, ये हमें दो जगहों से मिलता है, पहला लोथल और दूसरा रंगपुर। ठीक है, तो अगला पॉइंट ही क्या है इसमें, हार्वेस्टिंग ऑफ राइस। चावल के खेती के साक्ष्य हमें मिलते हैं दो जगह से, जिसमें आपका पहला है लोथल, ध्यान रखेंगे ये अलग है। ठीक है, लोथल, और दूसरा रंगपुर। लोथल और रंगपुर से हमें चावल के खेती के साक्ष्य मिलते हैं, नोट करेंगे। हाँ जी, एग्रीकल्चर में ही अगला पॉइंट लिखेंगे गन्ने के बारे में, शुगर केन के बारे में। आपको यह जानकर हैरानी होगा कि सिंधु घाटी के सभ्यता में हमें कहीं से भी शुगर केन के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कहने का मतलब कोई भी स्थल से हमें ईंख के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और इसका लास्ट पॉइंट बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में कपास का खेती सबसे पहले भारत में किया गया था। ठीक है, और भारत में भी सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा किया गया था। आई रिपीट, कॉटन या कपास का खेती पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत में किया गया था और भारत में भी सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा किया गया था। बस यही लास्ट दो पॉइंट है एग्रीकल्चर के बारे में। तो नो एनी एविडेंस ऑफ शुगर केन, कहीं से भी हमें गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और लास्ट पॉइंट मैं इसको हिंदी में लिखूंगा, पूरी दुनिया में कपास, जिसे आप कॉटन कहते हैं, कपास की सबसे पहले खेती भारत में किया गया था और
ये खेती सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा किया गया था। और इसी के साथ आज का सेशन, आज का क्लास आपका होता है समाप्त। मस्त रहो, मुस्कुराते रहो और खूब सारा मेहनत करो, माता पिता का नाम रोशन करो। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू टुमारो। ऑल द वेरी बेस्ट।